नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी। हमने जो आरोह भाग 2 क्लास 12th की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वो हमने प्रारंभ की थी। हमने जो गद्य भाग है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम पद्य भाग का जो कुंवर नारायण का अध्याय है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर का आज अध्ययन करेंगे। यह वीडियो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए उपयोगी है। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? चक्रव्यूह, जिसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1956 में। परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। अब ये किस विधा की रचना है? ये सब इनके काव्य संग्रह। कौन कौन से? परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये क्या है? काव्य संग्रह। आत्मजयी, ये क्या है? एक प्रबंध काव्य है। अब क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो कुंवर नारायण की क्या है? प्रबंध काव्य है। तो कौन सा है? आत्मजयी इनका एक प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास, ये क्या है? कहानी संग्रह। आज और आज से पहले, ये इनकी क्या है? समीक्षा। मेरे साक्षात्कार, ये क्या है? सामान्य। अब इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? अब प्रमुख पुरस्कार: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब भारतीय ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो कब मिला था? तो कुंवर नारायण को 2005 में। कब मिला था? 2005 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब इनकी प्रमुख ये पंक्ति दे रखी है: न जाने कब से बंद, एक दिन एक तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। कि न जाने कब से जो घर का जो दरवाजा बंद था वो खुला, जैसे कैसे खुला? जैसे गर्द से ढकी एक जो पुरानी किताब को हम खोलते हैं तो उसमें मिट्टी भरी होती है, वैसे ही क्या है? घर का दरवाजा खुला। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की थी। कब से शुरू की? 1950 से। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां, सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा क्या है? प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। यानी जब 1950 के बाद का दौर था तो वो कौन सा था? लंबी कविताएं लिखने का। कौन सा? लंबी कविताएं। तो उस समय में इन्होंने क्या किया? तो आत्मजयी एक क्या है? इनका प्रबंध काव्य लिखकर इन्होंने भरपूर प्रतिष्ठा, यानी इनको सर्वाधिक प्रतिष्ठा किससे मिली? आत्मजयी प्रबंध काव्य लिखकर इनको मिली। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम और परिष्कार और साफ सुथरापन है। किसकी कविताओं में? कुंवर नारायण की। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है, उसका सहज सौंदर्य भी है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की क्या है? मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द है। यानी कि इनकी जो कविताएं उनके मूल शब्द, यानी संशय हो गया, भ्रम हो गए, ये क्या है? इनकी कविता के मूल जो बीज शब्द है। जो आत्मजयी इनसे उनको क्या है? सर्वाधिक सफलता मिली थी। और इनकी जो कविताएं उनमें क्या है? व्यर्थ का उलझाव और अखबारी सतहीपन की बजाय क्या है? संयम और परिष्कार और साफ सुथरापन इनकी कविताओं में है। कुंवर जी की तरह
पूरी तरह नागर संवेदना के कवि। अब क्वेश्चन आता है कि कुंवर जी किस संवेदना के कवि है, तो ये नागर संवेदना के कवि है। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहे तो उनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोडनों के रूप में पढ़ी जा सकती है। जो इनकी रचनाएं हैं उनमें क्या है, कोई ऊहापोह और तनाव की क्या है सामने आता है। और अगर एक पंक्ति में कहे तो हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए और संवेदनशील मन के द्वारा इनकी कविताएं पढ़ी जा सकती है। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं लिखी है। कितनी कविताएं? 2। पहली कविता कविता के बहाने। कौन सी कविता? कविता के बहाने। किस संग्रह से ली गई है? इन दिनों जो इनका संग्रह है उससे ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर क्या है, आशंकित है। लेखक जो आज का समय, उसके लेखक को लग रहा है कि आज का जो समय है वो उस कविता के लिए क्या है, उसके वजूद के लिए आशंकित है। शक है। क्या शक है? कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यहाँ यह एक यात्रा है। अब कविता के बहाने किस काव्य संग्रह से लिया गया है? इन दिनों से। अब लेखक क्या कह रहा है? कविता के बहाने यह एक यात्रा है। किसकी? जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक के। सबसे पहले कविता की तुलना इसमें जब हम कविता ये पढ़ेंगे चिड़िया से की, उससे बाद फूल से, बाद में बच्चों से। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी बच्चों का खेल है। और क्या है, शब्दों में इस तरह खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होती है वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों न हो। दूसरी कविता है बात सीधी थी, पर जो कोई दूसरा संग्रह से ली गई है। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि कविता के बहाने जो हमारी कविता है जिसका अध्ययन अब अभी करेंगे वो किस काव्य संग्रह से ली गई है? कौन सी? कविता के बहाने जो रचना है वो किस काव्य संग्रह से ली गई है? इसमें कितनी रचनाएं हैं? 2 है। तो दूसरी कविता कौन सी है? बात सीधी थी पर। अब ये बात सीधी थी पर ये किससे ली गई है? कोई दूसरा नहीं, संग्रह से ली गई है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात कही है। अगर हमें किसी को कोई बात समझानी है तो हमें भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि हमें क्या है, भाषा की सहजता से उसकी बात हमें सामने वाले के रखनी है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द क्या होते हैं? नियत होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। पेज क्या होता है? जैसे वो नट वगैरह नहीं होते, उसमें डालने का क्या होता है? एक सांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही बच्चे शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। अब ये जो रचना है कोई बात सीधी थी पर, ये किससे ली गई है? कोई दूसरा नहीं। और कविता के बहाने किससे ली गई है? इन दिनों जो काव्य संग्रह है उससे ये ली गई है। इस अध्याय में हम कुंवर नारायण की 2 रचनाओं का अध्ययन करेंगे। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है। चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने।
अब जो लेखक है वो क्या कह रहा है, सबसे पहले कविता को किससे कंपेयर किया है, इसने तुलना की है चिड़िया से। इसमें कवि क्या कह रहा है, कवि कहता है कि कवि के अनुसार कविता चिड़िया के समान कल्पना रूपी गगन में उड़ान भरती है। जो चिड़िया है वो कहाँ उड़ती है, आकाश में। वैसे ही जो कवि की कविता है वो चिड़िया के समान जो कल्पना रूपी क्या है, गगन है, उसमें अपनी उड़ान भरती है। जो चिड़िया है वह बाहर भीतर इस घर उस घर पंख फैलाकर उड़ती है। चिड़िया जब उड़ती है तो उसको ये नहीं पता ये किसका घर है, वो सभी घरों में उड़ती है। परंतु चिड़िया की उड़ान की क्या है, एक सीमा है। अब चिड़िया की उड़ान की क्या है, एक सीमा है, इसलिए वह कविता के उड़ान को महत्व नहीं समझ सकती। कविता के पंख व्यापक उड़ान भरते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। इसका क्षेत्र क्या है, अनंत है। जो कविता है उसका क्षेत्र क्या है, अनंत है। लेकिन जो चिड़िया है उसका क्षेत्र क्या है, सीमित है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। पहले किससे तुलना की थी, चिड़िया से। अब किससे कर रहा है कवि, फूलों से। कि जिस प्रकार फूल होते हैं जो विकसित होते हैं या पल्लवित होते हैं, तो उसी प्रकार कविता भी क्या है, नए नए भाव और सौंदर्य वह रस व्याप्ति से क्या है, खिलती रहती है। और फूल है, जो फूल क्या है, बाहर है भीतर, घर में जब इधर उधर खिलते हैं तो उनकी क्या होती है, सुगंध से पूरा घर भर जाता है। लेकिन जो फूलों की खिलना है उनकी एक सीमा है। क्यों, क्योंकि जैसे आज अगर फूल खिला है तो कल वो मुरझा जाएगा, मुरझा के टूट के भी गिर जाएगा। लेकिन जो कविता है वो क्या है, बिना मुरझाए सर्वदा अपनी महक बिखेरते रहती है। अब जो कविता है वो सदैव जीवित रहेगी, लेकिन जो फूल है वो क्या है, जब खिलने के बाद मुरझा जाएगा और मुरझाने के बाद बिखर भी जाएगा। लेकिन कविता क्या है, सदैव अपने शब्दों के माध्यम से अपनी बिना मुरझाए अपनी जो महक है वो बिखेरती रहेगी। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब लेखक क्या कह रहा है कि कविता है जो बच्चे के खेल के समान है। कविता किसके समान है, बच्चे के खेल के समान है। कवि बच्चों के खेल देखकर शाब्दिक क्रीड़ा करते हुए क्या कह रहा है कि नए नए भाव और मनोरम कल्पनाओं के खेल खेलता है। कि जिस प्रकार जब बच्चे गली में खेलते हैं तो इधर घर उधर घर भागते रहते हैं, उनके लिए सभी घर क्या है, एक समान है। वो किसी में भेदभाव नहीं करते, सभी घरों को क्या है, समान समझते हैं। और बच्चे की जो खेल है उसकी कोई सीमा नहीं होती। जब वो पतंग उड़ाते हैं तो दौड़ते हुए एक छत से दूसरी छत पे भी कूद जाते हैं, चाहे उनको उस समय कोई भय नहीं होता। उसी प्रकार जो कविता रूपी शब्दों के खेल की भी कोई सीमा नहीं होती, तथा कविता के अंतर्गत मानव और मानवता के व्यापक दृष्टिकोण द्वारा कलात्मक एवं भावात्मक अभिव्यक्ति होती है, जिसमें सभी भावों को समान मानकर सार्वकालिक भावों को वाणी मिलती है। यानी जो बच्चा है वो भी क्या है, उसकी भी कोई सीमा नहीं होती। वैसे ही क्या है, कविता की भी कोई सीमा नहीं होती। अब इसमें जो पंक्ति आई है जैसे इस घर उस घर, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब कविता के पंख लगा के, अब कविता तो पंख लगा के उड़ने वाली है नहीं, तो लेकिन इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है, इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। बात सीधी थी। अब बात जो सीधी थी वो किस काव्य संग्रह से ली गई है, कोई दूसरा नहीं से ये ली गई है। अब इसमें क्या है, एक जो टीवी में इंटरव्यू वगैरह नहीं लेते क्या, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। लेखक क्या कह रहे हैं कि बात तो क्या थी, सीधी थी, लेकिन मैंने क्या किया, जो क्लिष्ट हो गई या जो क्लिष्ट शब्द थे या जो मुश्किल शब्द थे उनका प्रयोग करने के चक्कर में क्या है, जो बात क्या है थोड़ा ही टेढ़ी हो गई। कवि कहता है कि उत्कृष्ट भाषा की लालसा में एक सीधी सी बात फंस गई, अर्थात भाषाई प्रभाव दिखाने में के प्रयास में जो भाषा की सरलता है वो क्या हो गई, खत्म हो गई।
उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बचे या फिर क्या है भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात क्या है और पेचीदा होती चली गई। लेखक क्या कह रहे हैं कि बात के भावों को स्पष्ट करने के लिए मैंने क्या है शब्दों में हेर फेर करने का प्रयास किया, यानी उल्टा पलटा, भाषा को उल्टा पलटा, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर आगे पीछे किया। मैंने प्रयास किया कि या तो बात सहजता से प्रकट हो या भाषा के जंजाल से मुक्त हो जाए। इस प्रयास में स्थिति और बिगड़ती गई। भाषा का संस्करण या परिष्कार करने के प्रसंग में बात क्या है और जटिल यानी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बिनों की शाबाशी और वाह वाह। अब कवि क्या कह रहा है कि मैं जो बात पेच है उसको कोई पेच ठीक से नहीं लगे और उसको बार बार खोलने से, ऐसे बंद करने से क्या है उसकी चूड़ी मर जाती है, यानी उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। तब जोर जबरदस्ती से जो हम प्रयास करते हैं वो कैसा हो जाता है, निष्फल हो जाता है। उसी प्रकार भाषा में शब्दों के अलग अलग प्रयोग पर सार्थकता की आशा में बात क्या है, बात का प्रभाव कम हो गया और वे वजह भाषा को पेच कसने से क्या है बात जो सहज होने वाली थी, सहज और स्पष्ट होने के स्थान पर क्या है दूर और क्लिष्ट होती चली गई। और जो कवि ने क्या कह रहा है कि मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बिनों की शाबाशी और वाह वाह। अब कवि कह रहा है जब मैं इसको बार बार इसको कसे जा रहा था तो मुझे जो तमाशा बीन थे उनके शाबाशी देने वाले समीक्षकों की कमी नहीं थी। उनके प्रोत्साहन से मैं क्या इसका बार बार प्रयोग कर रहा था और मेरी उलझन बढ़ रही थी। आखिरकार वही हुआ। अब आखिरकार क्या हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से क्या है बात की चूड़ी मर गई। अब यानी जोर जबरदस्ती से क्या हुआ, बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा से मैं बेकार घूमने लगी। आखिर में लेखक क्या कह रहा है कि बार बार इसको करने से इसकी चूड़ी मर गई। चूड़ी मर गई यानी बात है वो प्रभावहीन हो गई, प्रभावहीन हो गई और वह भाषा क्या है बेकार की तरह घूमने लगी। बाहर तो क्या से हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब लेखक क्या कह रहे हैं कि मैंने बार बार उसको ठीक ठाक करने में उसमें बार बार कोशिश की, लेकिन वो क्या हो गई, उससे बात प्रभावहीन हो गई। कवि कहता है कि इसमें जो ऊपर से तो क्या थी ठीक ठाक थी, लेकिन उसके अंदर न तो कसाव था और न उस जो हमें सामने वाले को बात करनी है तो हमें सीधे साधे शब्दों में कहती है, न कि उसमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करना है। बाद में कवि क्या कहता है कि एक शरारती बच्चा जिसे पकड़ना कठिन होता है उसके समान बात ने मुझसे पूछा, क्यों तुम व्यर्थ की शाब्दिक क्रीड़ा कर रहे हो, कि तुम बार बार क्यों इतने जो क्लिष्ट शब्द है उनका प्रयोग कर रहे हो, मुझसे खेलने का क्या है व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो क्योंकि तुम पसीना बहा रहे हो। वास्तव में यह तुम्हारी क्या है अक्षमता और अयोग्यता है। फिर भाषा ने क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, कि जो इसके नैसर्गिक शब्द है, जो क्लिष्ट शब्दों का यूज न करके हमें नैसर्गिक अभिव्यक्ति देनी क्या तुमने नहीं सीखी। अब ये देखो ये बात है और ये इसने ये डायग्राम बना के दे रखा है। अब बात ने शरारती बच्चे की तरह, अब शरारती बच्चे की तरह इसकी बात को क्या दे दी, एक तो उपमा दे दी और इसमें क्या कर दिया मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब इसमें आगे क्वेश्चन दे रखे, इसमें ये मुहावरे और बिम, इसमें बात की चूड़ी मर जाना, ये एक दे रखा है कि बात की चूड़ी मर जाना। अब बात की चूड़ी मर जाने का अर्थ क्या है कि जो बात है उसका प्रभावहीन हो जाना।
बात की पेच खोलना, तो बात की पेच खोलने का क्या तात्पर्य है कि बात को सहज और स्पष्ट करना। बात को शरारती बच्चे की तरह खेलना, यानी शरारती बच्चे की तरह खेलना, जो शरारती बच्चा होता है वो बात यानी हमारी पकड़ में नहीं आना, तो बात का पकड़ में न आना। पेच को कील की तरह ठोक देना, यानी कील की तरह ठोक देना, यानी बात में कसावट का न होना। और बात का बन जाने का क्या है कि कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। अब इसका क्विक रिवीजन करते हैं कि जो कुंवर नारायण है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2005 में। और कुंवर नारायण ने क्या है, इनके आकारों के आसपास, ये इनका क्या है, कहानी संग्रह, और उन्होंने एक प्रबंध काव्य लिखा। क्या लिखा है? प्रबंध काव्य। उसका नाम क्या है? आत्मजयी। तो उसी से इनको क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली थी। अब कविता के बहाने में कविता की तुलना सबसे पहले किससे की गई थी? चिड़िया से। उसके बाद किससे की गई? सबसे पहले चिड़िया से। उसके बाद किससे की गई? फूलों से। और तीसरी बार किससे की गई थी? बच्चों के खेल से। अब इसमें इन्होंने क्या है, जो कुंवर नारायण थे वो किस भाषा के प्रोफेसर थे? ये अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर थे। और जो इनकी दो कविताएं हैं, कौन कौन सी? बात सीधी थी, तो ये किससे ली गई है? ये कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से ली गई है। और जो इनका कविता के बहाने, ये किससे ली गई है? इन दिनों से ली गई है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।